बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं बोन हीलिंग। आपकी बोन अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो 6 हफ्तों में वो जो ठीक होती है, हड्डी जो जुड़ जाती है, वो कैसे जुड़ेगी उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा जो है हम दूसरा टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है हमारे पास जॉइंट्स। हमेशा की तरह कोशिश तो करेंगे कि भाई ये तीनों ही टॉपिक निमट जाएं एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन पिछली वीडियो में देखा होगा आपने कि टॉपिक तो मैंने 4-5 लिख दिए, लेकिन 3-4 ही कवर करवा पाया। क्या करें, थक जाते हैं, वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो जाती है। बहरहाल कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी बनेंगी, उसमें एक जगह मैं फंसा हुआ हूँ ज़रा, वो एक इशू है ऑक्साइड्स वाली टॉपिक के अंदर, उसमें मैं ज़रा वर्कआउट कर लूँ, फिर उससे हम आगे चलेंगे। परेशान नहीं हो, आगे छुट्टियाँ भी आ रही हैं, आपको पता है फ्राइडे से स्कूल ऑफ हो जाएंगे तो काफ़ी वक्त मिलेगा। कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ भी आ जाएँ बड़ी लेंथ के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम जो है वो निमट जाए। तो पहला टॉपिक ले लेते हैं ये बोन हीलिंग वाला। बोन हीलिंग का मतलब ये होता है कि सेहतयाब हो जाना, ठीक हो जाना। कब? वैन फ्रैक्चर्ड इन 6 मंथ्स। 6 महीनों में, 6 वीक, 6 हफ्तों में आपकी कोई हड्डी अगर टूट जाए, अल्लाह ना करे, तो वो कैसे जुड़ेगी? खुद ही जुड़ेगी भाई, कुदरती तौर पे जुड़ेगी। अगर आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, सपोज करें, ठीक है, तो जुड़ती वो खुद ही है। आप डॉक्टर के पास जो जाते हैं तो वो सिर्फ इतना काम करता है कि अगर ये अप एंड डाउन हो गई है तो इसको लेवल में करेगा और उसके बाद इसको बिठा देगा इस तरह से कि ये साथ आ जाएगी। ऊपर जो है प्लास्टर चढ़ा देगा मजबूत वाला, ताकि हड्डी हिले नहीं और आप आराम से सुकून करें बिस्तर के ऊपर। ठीक है, बाकी ये हड्डी खुद ही जुड़ जाएगी। ठीक है, ये बोन आपकी खुद ही जुड़ जाएगी। अब हमने ज़रा देखना है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई खुद ही जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी। इसको समझने के लिए पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात ये कि बोन जो है वो आपकी बॉडी का हिस्सा है, और आप क्या हैं? आप लिविंग थिंग हैं, लिविंग बॉडी हैं। तो इसका मतलब आप सेल्स से मिलके बने हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी का हर पार्ट सेल्स से ही मिलके बना है। ये हड्डी भी, ये बोन भी आपकी सेल्स से ही मिल के बनी है, तो सेल्स का किरदार भी यहाँ पे होगा। ठीक है, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले ज़रा समझ लीजिएगा। जैसे हमारी स्किन है, पूरी बॉडी के ऊपर ये स्किन मौजूद है, और टॉफ़ी के ऊपर रैपर होता है। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी के गिर्द ये रैपर है स्किन, और बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी की जितनी हड्डियाँ हैं उनके ऊपर भी एक ऐसी स्किन मौजूद है। ठीक है, आप इसको स्किन कह लें, आसान लफ्ज़ों में समझ में आ जाएगा, लेकिन बायोलॉजी की ज़बान में इसको लेयर कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। नोट करते रहें साथ साथ। ठीक है भाई, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस प्रोटेक्टिव लेयर का जो है वो एक नाम है, बड़ा मुश्किल सा, मैं ज़रा निकालूँ यहाँ पर। पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। तो ये लेयर, ये कवरिंग, ये रैपर जो है आपकी पूरी, जहाँ जहाँ बोन्स हैं आपकी बॉडी में,
सारी बोन्स के ऊपर ये रैपर चढ़ा हुआ है, ये स्किन चढ़ी हुई है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी हुई है, ये लेयर जो है वो चढ़ी हुई है। तो जो बोन ब्रेक हुई है, ध्यान से सुनिएगा, जो बोन ब्रेक हुई है तो उसके गिर्द भी ये कवरिंग थी, उसके गिर्द भी ये कवरिंग थी। कौन सी? ये पेरियोस्टियम, नोट करना। तो जब बोन ब्रेक हुई तो बोन बाद में ब्रेक हुई, पहले ये कवरिंग ब्रेक हुई, पहले ये स्किन ब्रेक हुई, पहले ये रैपर ब्रेक हुआ, पहले ये लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर पेरियोस्टियम ये ब्रेक हुई है। इसको समझना ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है, जो इसके ऊपर मौजूद थी, ये किससे मिलके बनी है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। पहले मिटा दूँ इसको, क्योंकि इसको समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी ये बात कि ये बोन जुड़ी कैसे, क्योंकि इसी में कुछ है ऐसा जो कि इस बोन को जोड़ेगा। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ पेरियोस्टियम की। पेरियोस्टियम नोट करते जाएं आप। एमसीक्यूज में डेफिनेशंस में ये क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं। क्या है ये? थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थिन, पतली सी लेयर है, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ये थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलके बनी हुई है? कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज, एक तो इसमें कैपिलरीज मौजूद है, दूसरा ओस्टियोब्लास्ट मौजूद है। ओस्टियोब्लास्ट ये क्या है ये भी बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, सब चीज़ें बताऊँगा क्योंकि इनको सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का किरदार है। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है भाई, ये तीन जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके, एक दो चीज़ें और हैं उनका आगे जिक्र करूँगा, ये मिलके क्या बनाती हैं? इस पेरियोस्टियम या थिन लेयर को बनाती हैं, जो कि आपकी जितनी बोन्स हैं आपकी बॉडी की, हर बोन के ऊपर ये चढ़ी हुई है। ठीक है, बोन ब्रेक बाद में होगी, पहले ये ब्रेक होगी। जैसे ही ये ब्रेक होगी तो इसमें जो कैपिलरीज हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगी, ये ओस्टियोब्लास्ट जो है ये भी ब्रेक हो जाएगा, और ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स यानी कि ओस्टियोब्लास्ट को बनाने वाले सेल्स वो भी ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक नहीं होंगे तो वो बिखर जाएंगे, ब्रेक कहना तो मुनासिब नहीं होगा। हाँ, कैपिलरीज ज़रूर ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि इनका ब्रेक होना, इनका टूटना फूटना ज़रूरी है। पहले कैपिलरीज को देख लेते हैं। आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो जिन रास्तों पे फ्लो कर रहा है उन रास्तों को कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ। इन पाइपलाइंस में जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स में आपका, ये तीन किस्मों की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज, ये आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये मैक्रोस्कोपिक हैं, बड़ी हैं, माइक्रोस्कोपिक नहीं, मैक्रोस्कोपिक। ये आपको अपनी आंख से नज़र आ जाती हैं। इनको नॉर्मली नसें भी कहते हैं हम। हमारे जिस्म में जो नसें हैं, मेरे हाथ में भी हैं, आपको भी देख लें, आपको भी नज़र आ जाएंगी। तो ये आर्टरीज और वेन्स ये मैक्रोस्कोपिक हैं, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही नज़र आ जाएंगी। इनमें क्या मौजूद है? इनमें ब्लड मौजूद है, ब्लड फ्लो हो रहा है। कैपिलरीज जो हैं ये भी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें भी ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत बारीक होती हैं, ये आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, ये माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जो थिन लेयर है, ठीक है, इसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। सारी हड्डियों में, सारी बोन्स के ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी हुई है। उनमें कैपिलरीज मौजूद हैं। कैपिलरीज मौजूद हैं तो उनमें ब्लड भी मौजूद होगा। ठीक है, ये पॉइंट भूलना नहीं है, इसको याद रखना है।
दूसरी चीज़ ये ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या है? मैं जब ये पूछता हूँ ये क्या है भाई, तो आप मुझे ये मत बताइए सर इससे लिखते हैं, नहीं ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये क्या है, आप बता दें सर ये मार्कर है। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या है? ये सेल्स हैं, ये ब्रेक नहीं होंगे, ये रिलीज़ होंगे। ये जब पेरियोस्टियम रप्चर होगी, टूट जाएगी, तो इसमें से कैपिलरीज फूट जाएंगी और उनमें से ब्लड निकलेगा बाहर, और ओस्टियोब्लास्ट रिलीज़ हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। और आज़ाद होकर ये ओस्टियोब्लास्ट कहाँ चले जाएंगे? उस ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ये सेल्स जो है वो करते क्या हैं? ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, नोट कर लीजिए, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, यानी कि हड्डियों को बनाने वाले, बोन मेकर सेल्स हैं, हड्डियों को बनाने वाले ये सेल्स हैं, ठीक है, जिनको ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ये हड्डियों को बनाने वाले होते हैं, और इन ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को, जिनका काम बोन फॉर्मिंग है, हड्डियों को बनाना है, बोन्स को बनाना है, इनको बनाने वाले सेल्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, जिनको ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। ये भी इसके रप्चर होने पे, इसके टूटने पे वो भी ब्लड में शामिल हो जाते हैं। मतलब ब्लड के अंदर अब जो है वो ब्लड जो कैपिलरीज के रप्चर होने के बाद, टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद, वो ब्लड जो बाहर निकला, बिखरा, उसके अंदर ये दो किस्म के सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। क्लियर हो गई ये बात? एक चीज़ अब यहाँ रह गई, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। इनफरादी तौर पर आपकी बॉडी में सेल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्रुप बना के रहते हैं, और इन ग्रुप में जितने सेल होते हैं वो सब एक ही नस्ल के होते हैं, उन सब का एक ही काम होता है। फॉर एग्जांपल आपकी आँख में जो सेल्स मौजूद हैं, तो वो सब के सब एक जगह जो सेल्स इकट्ठे हुए हैं और आपकी आँख बना रहे हैं, ये सेल्स सारे एक ही नस्ल के होंगे और एक ही इनका काम होगा। और क्या काम है? आसान सी बात है, नज़र, विजन, साइट, इसका काम है। क्योंकि आपकी आंखें क्या करती हैं? आपकी आंखें देखने का काम करती हैं। तो आपकी आंखें किससे मिलके बनी हैं? सेल्स से मिलके बनी हैं। तो वो सारे सेल्स जो हैं वो असल में विजन का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, क्योंकि आंखें उन सेल्स से मिलके बनी हैं। तो अंडरस्टूड है, वो सारे सेल्स जो एक जगह इकट्ठे होकर आंख बना रहे हैं, वो सारे सेल्स एक ही नस्ल के होंगे। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं। ये कनेक्टिव का क्या मतलब है? कनेक्टिव वर्ड निकला है कनेक्ट से। कनेक्ट, कनेक्ट का क्या मतलब है? जोड़ देना, मिला देना। तो ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करते हैं? भाई आप अपने जिस्म में देख लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, ये एक अलग बोन है। ये अगर एक फिंगर में देखें तो ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है। 3 बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई है ना, तभी तो ये फिंगर बनी है। तो यहाँ पर कौन से सेल्स होंगे? कनेक्टिव सेल्स होंगे या कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि इन सेल्स का काम ही जोड़ना है, कनेक्ट करना है। और हड्डियाँ जो हैं, बोन्स जो हैं, वो जब मिलती हैं तो वो भी कनेक्ट होती हैं। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये जो पेरियोस्टियम है ये किससे मिलके बनी है? इन्हीं कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलके ये बनी है। और इसके अंदर क्या मौजूद है? इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अलावा कैपिलरीज, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि हड्डियां बनाने वाले सेल्स हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट को बनाने वाले सेल्स हैं, जो कि पेरियोस्टियम के ब्रेक होने पर, ये याद रहे कि अभी हड्डी ब्रेक नहीं हुई, हड्डी से पहले ये प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक हुई है। ये थिन लेयर जो है ये ब्रेक हुई है, ये रप्चर हुई है, ये टूटी है, जिसकी वजह से कैपिलरीज इसमें मौजूद वो टूटी हैं, उनमें से ब्लड निकला है, और इसमें मौजूद ये जो सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये भी रिलीज़ हो गए हैं, और ये ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स जो हैं ये भी रिलीज़ हो गए हैं और उस ब्लड में मिक्स हो गए हैं। अब हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? जो हड्डी जहाँ से टूटी है, क्योंकि पहले तो ये टूटेगी, पहले तो ये रप्चर होगी, उसके बाद हड्डी रप्चर होगी। तो जब ये पहले रप्चर होगी, इसमें मौजूद कैपिलरीज रप्चर होंगी, उसमें से ब्लड निकलेगा, तो वो जाएगा कहाँ भाई?
सीधी बात है, जो हड्डी टूट गई है उसी के ऊपर वो ब्लड इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लोथड़ा इसको उर्दू में कहा जाता है, ख़ास तौर पे एक ख़ास वर्ड है। खून का किसी जगह जम जाना, तो इस जगह पर ये सारा ब्लड जो है वो जम जाएगा, इसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट ये पहला स्टेप। स्टेप नंबर 1 जो है ना बोन हीलिंग का, ये स्टेप नंबर 1 है। और आपसे कोई पूछे भाई स्टेप नंबर 1 क्या है बोन हीलिंग का, तो आप बता दें ब्लड क्लॉटिंग का है स्टेप नंबर 1, जिसमें वो जो हड्डी टूट गई है उसके किनारों पर ये ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है और इस गैप को फिलअप कर लेता है। ये ब्लड क्लॉट जो है इसका मतलब ये होता है कि खून का एक जगह जम जाना, ये इसको फिलअप कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं भूलना है आपने कि ये ब्लड क्लॉट हुआ कैसे। ब्लड की वजह से हुआ। ब्लड आएगा तो ब्लड जमेगा ना, तो ये ब्लड कहाँ से आया, इसके ऊपर जो थिन लेयर मौजूद है पेरियोस्टियम, इसका किरदार है सारा। ये रप्चर हुई है पहले, ये टूटी है, और इसमें से कैपिलरीज रप्चर हुई हैं जिसमें से ब्लड निकला है, और उसके साथ इस ब्लड में ये 2 किस्म के सेल्स जो हैं वो भी इसी क्लॉट के अंदर मौजूद हैं। इसमें से ख़ास तौर पे ये ओस्टियोब्लास्ट जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ नोट करते रहें, इसका काम जो है बोन फॉर्मिंग सेल्स, हड्डियों के सेल्स बनाने का काम है। क्लियर हो गई बात। अब एक बात है, ये जो हड्डी टूटी है, क्योंकि हड्डी भी बोन भी जो है वो भी किससे मिलके बनी होगी भाई, सेल्स से मिलके बनी होगी। तो देखें हड्डी जब टूटी है तो इसका मतलब सेल्स हैं वो टूटे हैं। इसी जगह के सेल्स जो हैं बोन के, बोन सेल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको मिटा दूं ताकि जगह बने। बोन सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये याद रहे। बोन सेल्स की बात कर, तो हड्डी जब ब्रेक हुई है तो इसका मतलब हड्डी को बनाने वाले सेल्स जो हैं वो ब्रेक हुए हैं। ठीक है, तो ये जब बोन सेल्स ब्रेक हुए हैं तो यहां पर हम कहते हैं इसको सेल्यूलर डेब्री। सेल्यूलर डेब्री, आप बुक खोल लीजिए, आपकी बुक के पेज नंबर, कौन से पेज पे ये सारी कहानी लिखी हुई है, ये पेज नंबर 73 पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स बनी हुई हैं और वहाँ पर आपको वो बताएगा भी कि भाई ये स्टेप है। वहाँ तो 3 स्टेप लिखे हैं, मैं भी अभी स्टेप नंबर 1 ही बता रहा हूँ। तो बोन सेल्स जब ब्रेक होंगे तो क्या होगा, बोन सेल्स के पीसेस जो हैं वो भी वहीं पड़े हुए होंगे, टूटे फूटे सेल्स के टुकड़े भी वहीं पड़े हुए होंगे। इन टूटे फूटे टुकड़ों को, पीसेस ऑफ ब्रोकन सेल्स को क्या नाम देंगे हम, सेल्यूलर डेब्री। ये डेब्रिस नहीं कहेंगे, इसको डेब्री कहेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। क्लियर हो गई बात, तेज तो नहीं चल रहा, चलो स्लो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ पर मौजूद होगी, इस हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े भी होंगे, ठीक है। इनको कहते हैं बोन फ्रेगमेंट्स। बोन फ्रेगमेंट्स, बोन फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब ही पीस होता है, ठीक है भाई। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी, सेल्यूलर डेब्री यानी कि टूटे फूटे सेल के टुकड़े, पीसेस वो पड़े होंगे यहीं पर, इसी के अंदर, ब्लड क्लॉट के अंदर ही होंगे वो भी, क्योंकि ब्लड ने क्लॉट होने से पहले वो सफाई थोड़ी ना की इस बोन की, इस रप्चर्ड बोन की, इस फ्रैक्चर्ड बोन की सफाई थोड़ी ना की, ब्लड तो ऊपर आ गया। तो इस ब्लड क्लॉट के अंदर ही ये सेलुलर डेब्री भी आ गए और बोन फ्रेगमेंट्स और इस टूटी हुई बोन के छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। ब्लड में एक चीज़ और मौजूद है, अभी 2 चीज़ें और मौजूद हैं, ठीक है। उनको भी मैं लिख दूं क्योंकि अब उनका किरदार आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हड्डी जुड़नी है, इसके ऊपर ये ब्लड क्लॉट हो चुका और इस ब्लड क्लॉट के अंदर जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मौजूद हैं और ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स भी मौजूद हैं और ये सेलुलर डेब्री भी मौजूद है,
टूटे फूटे सेल्स का कचरा, और ये बोन फ्रेगमेंट्स और हड्डियों के छोटे छोटे पीसेस वो भी इसी ब्लड क्लॉट के अंदर हैं। लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं इनका कुछ ना कुछ तो हमें हिसाब किताब करना पड़ेगा ना, इनका तो यहाँ काम नहीं है। मिटा दूँ अब इसको, इस पिक्चर को रहने देते हैं, ये बोन की बड़ी अच्छी पिक्चर बन गई। अब हम देखते हैं कि इनका क्या हल निकलेगा, इनका क्या हल निकलेगा। इसके हल को समझने से पहले आपको ब्लड के कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। ब्लड दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक चीज़ तो जो हमारे पास जो है वो सेल्स कहलाते हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स। और ब्लड की दूसरी चीज़ जो है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है, ब्लड सेल्स सेल्स हैं तो सेल्स तो सॉलिड पार्ट है, ठीक है। तो प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है। ये 90% प्लाज्मा जो है वो H2O सिर्फ वाटर होता है, और 10% इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है आपके ब्लड में ग्लूकोज भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, वाइटामिन्स भी हैं, ठीक है। सब कुछ आपके ब्लड में ही मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन का है। तो ये बाकी मानदा चीज़ें सब इसमें जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, जो कि बाद में सेल्स तक पहुंचनी होती हैं आपके, वो इस पोर्शन में होती हैं प्लाज्मा में। और ये सेल्स जो होते हैं ब्लड सेल्स, ये 3 किस्मों के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। रेड ब्लड सेल्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड नज़र आता है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका काम प्रोटेक्शन का है। ये वाइट ब्लड सेल्स WBC आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जब जर्म्स या बैक्टीरिया इन होंगे तो उनका टारगेट क्या है, आपकी बॉडी के सेल्स। लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स तक वो एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स के दरमियान, सेल्स से पहले उनको ब्लड से वास्ता पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ही वो चीज़ है जो कि सेल्स तक एक्सेस करता है, आपकी बॉडी के सेल्स तक। सेल्स को से लेन देन का काम ये ब्लड करता है। सेल्स को कुछ देना है, सेल्स से कुछ लेना है, तो ये ब्लड है जो ये काम करता है। और इसी ब्लड तक उसे पहुंचना होता है किसी बैक्टीरिया को। वो जब ब्लड में शामिल हो जाएगा बैक्टीरिया, तो जब ब्लड सेल्स तक एक्सेस करेगा इस सेल को सामान पहुंचाने के लिए, तो बैक्टीरिया साहब भी सेल्स के अंदर चले जाएंगे, उनका टारगेट आपकी बॉडी के सेल्स हैं। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस ब्लड में आते हैं, तो ब्लड में अल्लाह ताला ने हिफाजत पहले ही रखी हुई है, ये पुलिस मौजूद है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये पुलिस ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। ये क्या करेंगे, ये एंगल्फ कर लेंगे इस बैक्टीरिया को। एंगल्फ मतलब निगल जाएंगे, पूरा का पूरा निगल जाना। इन्हीं के अंदर जो है वो ख़ास किस्म के जो है वो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट जिनको कहते हैं, जिनको एंजाइम्स कहते हैं। अब मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि 2 काम करते हैं। पहले तो इंजेस्ट का काम करते हैं, इंजेस्ट, फिर डाइजेस्ट का काम करते हैं। ये एंजाइम्स जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हैं, और इसी वाइट ब्लड सेल ने इस बैक्टीरिया को एंगल्फ, निगल लिया है, खा लिया है। अब इस वाइट ब्लड सेल के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है, और इस वाइट ब्लड सेल में ये एंजाइम्स मौजूद हैं जो 2 काम करेंगे। एक तो इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको डाइजेस्ट करेंगे। इंजेस्ट का काम जो है, इंजेस्ट का मतलब होता है खाने को अपनी बॉडी में लेना। तो इंजेस्ट तो हो चुका, क्या इंजेस्ट का मतलब है, खाने को अपनी बॉडी में लेना। तो इंजेस्ट का काम तो हो चुका। WBC के अंदर जो है वो ये बैक्टीरिया आ चुका। इस वक्त इस वाइट ब्लड सेल्स का खाना ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया तो अंदर आ चुका, इंजेस्ट का काम तो हो चुका।
अब डाइजेस्ट का काम होगा। डाइजेस्ट क्या प्रोसेस है? डाइजेस्ट वर्ड डाइजेशन से निकला है। इस प्रोसेस में क्या होता है? लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, टूट फूट जाते हैं, और लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स, बिग फूड मॉलिक्यूल्स, बड़े फूड मॉलिक्यूल टूट फूट के छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डाइजेशन। तो बेसिकली डाइजेशन में ब्रेकिंग का काम हो रहा है, तोड़ने फोड़ने का काम हो रहा है। अब ये WBC के अंदर जो बैक्टीरिया आ गया, इस बेचारे के साथ भी क्या होगा? इसके साथ भी डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। एंजाइम्स जो है इसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे, इसके हाथ पैर टांग नाक कान सब अलग अलग कर देंगे और बैक्टीरिया अल्लाह को प्यारा हो जाए। WBC का काम समझ में आ गया। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये सेलुलर डेब्री और बोन फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं इस ब्लड क्लॉट के अंदर अभी, तो उनको भी क्या करना है? इंजेस्ट करना है पहले तो, और उसके बाद डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो ये काम होगा, जो ये करेंगे एंजाइम्स, उनका नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो ये काम करेंगे, इंजेक्शन का काम भी करेंगे, यानी कि इनको अपनी बॉडी में वो उतारेंगे, पहले सेलुलर डेब्री और बोन फ्रेगमेंट्स को इंजेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि इसको तोड़ फोड़ देंगे। मिटा दो इसको। अच्छा, क्या करेंगे भाई? ये इंजेस्ट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे सेलुलर डेब्री इज एंड बोन फ्रेगमेंट्स बाय फेगोसाइटिक सेल्स। इन सेल्स का एक खास नाम है। दो किस्म के सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली जो ये इंजेस्ट का काम करेंगे और डाइजेस्ट का काम करेंगे। किसके लिए? इन दो चीज़ों के लिए, सेलुलर डेब्री और बोन फ्रेगमेंट्स के लिए। और ये कौन लोग ये काम करेंगे? दो किस्म के सेल्स होंगे। एक का नाम है फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है, और दूसरे जो सेल्स हैं वो हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट फ़र्क रखिएगा, इससे पहले जो मैंने नाम लिखा था वो ओस्टियोब्लास्ट रखा था, ठीक है। इसमें क्लास्ट है, CLAST। ये ओस्टियोक्लास्ट जो है इसका भी एक काम है। ये जो सेल्स हैं, दोनों सेल्स हैं, फेगोसाइटिक सेल्स भी और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स भी। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो बोन सेल्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। बोन सेल्स को क्या काम करते हैं? बोन सेल्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, यानी कि बोन सेल्स को जो है वो तोड़ फोड़ देते हैं, इनको गायब करते हैं, ठीक है, इनको खा पी लेते हैं बोन सेल्स को। ये ओस्टियोक्लास्ट ये काम कर रहे हो। और ये कहाँ मौजूद हैं? ये भी इसी ब्लड के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इस ब्लड क्लॉट के अंदर ये ओस्टियोक्लास्ट भी मौजूद हैं। ओस्टियोब्लास्ट भी मौजूद हैं, याद आ रहा है? ओस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और ये ओस्टियोक्लास्ट भी मौजूद हैं जो बोन सेल्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। ये किसको डिसॉल्व करेंगे? बोन को तो डिसॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बोन को तो यहाँ पर मेक होना है, बनना है। लेकिन बोन के जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पीसीज मौजूद हैं, उस हड्डी के टुकड़े मौजूद हैं, उनको ये क्या करेंगे? ओस्टियोक्लास्ट इनको डिसॉल्व कर देंगे, इनको तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है भाई, या इनको खा लेंगे या इनको रिमूव आउट कर देंगे इस ब्लड क्लॉट के अंदर से। क्लियर हो गया? रहेगा ये सेलुलर डेब्री। इनसे कौन निपटेंगे? इनसे ये हमारे जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ये किनसे निपटेंगे? ये सेलुलर डेब्री से निपटेंगे। कौन से प्रोसेस के ज़रिए? इंजेक्शन और डाइजेशन के ज़रिए। फेगोसाइटिक सेल्स इनको खाएंगे, इनटेक करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, अपने सेल्स के अंदर, फिर इनको डाइजेस्ट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर तो हो गई सर, थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी मुश्किल तो होगा, मैंने कहा था इनको नोट करके रखें आप, ठीक है। अब एक ज़रा मैं
एक प्रोसेस और समझा दूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, वो रीमॉडलिंग का था। मिटा दूँ इसको। पिछली वीडियो मैंने 1 घंटा 25 मिनट की बनाई थी। अगर कुछ बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी पूरी तो उनको याद भी होगा, और लेक्चर भी नोट किया होगा तो उनको याद भी होगा कि लास्ट में मैंने जो है वो रीमॉडलिंग का प्रोसेस समझाया था कि ये रीमॉडलिंग जो है वो क्या होता है। दोबारा बता देता हूँ। रीमॉडलिंग ये क्या है भाई? ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहे हैं ओल्ड बोन सेल और इनकी जगह इनको रिप्लेस कर रहे हैं न्यू बोन सेल्स। हर साल हमारी बॉडी की जितनी बोन्स हैं, हमारी पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं वो 5 से 10%, 5 to 10% क्या हो जाती हैं? वो डिसॉल्व हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। यानी कि 5 to 10% बोन्स डिसॉल्व नहीं होती, बोन के सेल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनकी जगह ले लेते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं कौन से? न्यू सेल्स। यानी कि हमारी बोन्स जो हड्डियां हैं इनके 10% सेल्स हर साल डिसॉल्व ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह नए सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं। इस प्रोसेस को रीमॉडलिंग प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। अब मैंने 2 किस्म के सेल्स आपको पहले भी बताए थे, दोबारा बता देता हूँ। याद हो अगर आपको तो कि सेल्स, ओल्ड सेल्स को डिसॉल्व करना ओस्टियोक्लास्ट, ये वो सेल्स हैं जिनका काम ही ये है, ओल्ड बोन सेल्स को या सेल्स के फ्रेगमेंट्स को डिसॉल्व करना। अभी हमने देखा था वो बोन जो क्लॉट हुई थी, इसमें ये जो क्लॉटिंग बनी थी इस बोन के गिर्द, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर बोन फ्रेगमेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए ओस्टियोक्लास्ट मौजूद थे। तो रीमॉडलिंग प्रोसेस में भी ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम है। और रिप्लेस न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाने के लिए कौन से सेल्स हैं हमारे पास? ओस्टियोब्लास्ट। ये ब्लास्ट है, वो क्लास्ट है, फर्क रखिएगा। ये कौन से सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट? बोन फॉर्मिंग सेल्स, आपकी हड्डियों के सेल्स को बनाने वाले, ठीक है। तो इस ब्लड क्लॉट के अंदर ओस्टियोक्लास्ट भी मौजूद, ओस्टियोब्लास्ट भी मौजूद हैं, ये दोनों मौजूद हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर फेगोसाइटिक सेल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, जो सेलुलर डेब्री को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये रीमॉडलिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो डिसॉल्व होंगे ओस्टियोक्लास्ट के ज़रिए, और उनकी जगह न्यू सेल्स बोन के वो बनना शुरू होंगे ओस्टियोब्लास्ट के ज़रिए, ठीक है भाई। आगे चलें तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर होगा। स्टेप नंबर 1 मेरे ख्याल में हो चुका। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पेरियोस्टियम, जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, थिन लेयर थी, वो तो रप्चर हो गई पहले, बोन उसके बाद रप्चर हुई है, बोन उसके बाद जो है वो ब्रेक हुई है। अब स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि अब होगा क्या। स्टेप नंबर 2 में ब्लड क्लॉट रिप्लेसेस, ये जो ब्लड, जाहिर सी बात है, ये हड्डियां जो हैं, ये 2 हड्डियां, ये जो इनके गिर्द ये जो ब्लड का लोथड़ा सा बन गया था, ब्लड क्लॉटिंग जो हो गई थी, ये खून जो जम गया था, जिसने वक्ती तौर पर इन 2 जो है वो इनको बोन्स को क्या किया, इन 2 जो है वो बोन्स को बांध दिया, इन 2 जो है वो बोन्स को जोड़ दिया। किसने? इस ब्लड क्लॉट ने।
ये तो वक्ती है ना, ये तो टाइमली है। इसकी जगह पर डेफिनेटली न्यू सेल्स जो हैं वो आएंगे, जो कि असल में बोन को बनाएंगे। हमें कौन से सेल्स चाहिए? बोन के सेल्स चाहिए, हड्डियों के सेल्स चाहिए। इससे थोड़ी ना हड्डी जुड़ेगी, ये तो ब्लड क्लॉट है सिर्फ। लेकिन इस ब्लड क्लॉट के अंदर जो है वो क्या होगा, जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे ओस्टियोब्लास्ट, वो सेल्स जो कि न्यू बोन के सेल्स बनाएंगे, वो मौजूद हैं, उनका बड़ा अहम किरदार। तो स्टेप नंबर 2 में ब्लड क्लॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगी किसकी जगह पर? कैलस। इसकी जगह पर कैलस आ जाएगा। ये कैलस क्या है, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। ब्लड क्लॉट तो जमा हुआ खून है, लेकिन ये कैलस जो है ये पोरस मास है, पोरस मास ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो ये कैलस जो है अब इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये कैलस जो है, जो कि क्या है? पोरस मास है। पोरस मास का मतलब एक ऐसी चीज़ है ये जो कि पोरस इन नेचर है। पोरस मतलब जिसमें पोर्स मौजूद हैं। पोर्स मौजूद मतलब जिसमें होल्स मौजूद हैं। पोर का मतलब यही होल होता है, होल्स मौजूद है। ठीक है, जैसे अगर आपकी स्किन में भी पोर्स हैं, होल्स हैं, इनसे क्या होता है? इनसे पसीना निकलता है, आपकी बॉडी से बाहर आता है पसीना। समझ में आ रही है बात? तो ये इसी तरह आपकी स्किन जो है वो पोरस है। तो ये जो कैलस है ये भी पोरस मास है। ठीक है, एक चीज़ है। और ये किससे मिलके बनी है? ये बोन्स और कार्टिलेज। कार्टिलेज ये होती है कुरकुरी हड्डियाँ, जिस तरह आपके कान की हैं, आपकी नाक की हैं, सॉफ्ट हड्डियाँ जो हैं वो। तो एक मिक्सचर सा यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। इसको आप ये कहें कि पोरस मास से मतलब ये है कि एक मिक्सचर सा, एक सॉलिड मिक्सचर, एक मिक्सचर सा जो कि सॉलिड है, लेकिन बिल्कुल सॉलिड नहीं है। ऐसा सॉलिड जिसमें होल्स वगैरह मौजूद हैं, बड़ा सॉफ्ट सा सॉलिड है। बहरहाल ब्लड क्लॉट से थोड़ा ज़्यादा जानदार है। ठीक है, ये जो कैलस है वो बन जाएगा, इस ब्लड की जगह पर ये आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ पर बात? और इसमें क्या चीज़ मौजूद है? इसमें बोन मौजूद है और इसमें कार्टिलेज का मिक्सचर मौजूद है। ठीक है, अब आपकी हड्डी जो बनी है और ये कार्टिलेज जो है, इसमें फ़र्क है, ज़रा इसको समझिए। कार्टिलेज तो सॉफ्ट बोन्स हैं, आपकी हड्डी टूटी है, यहाँ पर सॉफ्ट बोन्स का काम नहीं है, कार्टिलेजेस का काम नहीं है, ये वक्ती तौर पर आई हैं। आपको तो ये सॉलिड बोन चाहिए, तो इसका मतलब ये कार्टिलेज जो है ये भी रिप्लेस होंगे, इनको भी कोई यहाँ से निकालेगा और इनकी जगह पर बोन्स के सेल जो हैं वो आएंगे कार्टिलेजेस की जगह पर। कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। इसको मिटा दूँ, स्टेप नंबर 2 मैं लिखता हूँ अभी। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो है वो ये पोरस मास जो है, ये भी बता दूं, कैलस को जो बनाने वाले हैं आप मत भूलिएगा, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, उन्हीं का काम है ये। क्योंकि इस पोरस मास के अंदर क्या है? बोन्स हैं और कार्टिलेजेस मौजूद हैं। ठीक है, उनका मिक्सचर सा मौजूद है। इस तरह से समझ लीजिए, जैसे गोश्त और हड्डियाँ आपने ली, ठीक है, बाज़ार से, और हड्डियाँ और गोश्त दोनों को मिक्स कर दिया, बड़ा मजबूत किस्म का ग्राइंडर आपने लिया और वो हड्डियाँ और वो गोश्त डाल दिया और वो ग्राइंडर चला दिया, और उसके मजबूत ब्लेड ने जो है ना काट काट के बिल्कुल जो है ना इसको मिक्सचर सा बना दिया। जैसे कीमा नहीं होता, कीमा बना दिया इसको, हड्डियों का और गोश्त का कीमा बना दिया। एग्जैक्टली यहाँ पर ये एक कीमा सा बन जाएगा, मिन्स्ड मीट टाइप का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बोन होगी और कार्टिलेजेस होंगी। ठीक है, और ये कौन करने वाला है? इसको बनाने वाला ओस्टियोब्लास्ट है। ये जो कैलस है, एक तो इसमें ये चीज़ मौजूद है, दूसरा एक काम ये और भी करेगा जो कि यहाँ पर ब्लड क्लॉट ने कर रखा है। इन दोनों हिस्सों को, ये जो आपकी हड्डी टूट गई है, इसके जो दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, जिस तरह पहले ब्लड क्लॉट ने इन दोनों हिस्सों को वक्ती तौर पर जोड़ के रखा हुआ था, बिल्कुल इसी तरह ये जो है कैलस अब ये काम करेगा कि होल्ड करके रखेगा इनको, आपस में दोनों पीसीस को अपनी जगह पर जोड़ के रखेगा। समझ में आ गई बात? ये काम अब ये कैलस करेगा। ठीक है,
और क्या है इसके अंदर, क्या इन्फॉर्मेशन है, हाँ सारी चीज़ें हो गई, ये भी हो गया। रीमॉडलिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पर वो मत भूलिएगा, रीमॉडलिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है, डिजॉल्विंग का और फॉर्मिंग का, ब्लड उसके बोन्स के सेल्स। मिटा दूँ इसको। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, उसको भी ज़रा देखें। स्टेप नंबर 3 में अब क्या होगा, क्योंकि ये प्रोसेस तो चल रहा है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते हो रहे हैं। अब हम एक बात तो जान गए हैं कि इस कैलस के अंदर कार्टिलेजिस का काम नहीं है, उनको भी यहाँ से निकलना चाहिए। स्टेप 3 के अंदर यकीनन यही काम होगा। और हड्डी जो बनेगी उसके ऊपर वो भी चाहिए, वो थिन लेयर जो है, जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट बनाया, फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन। फॉर्मेशन मतलब बनना, फॉर्मेशन मतलब मेकिंग, फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन, फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब जमा होना, एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। बनेंगे भी और एकोमोडेट, एक जगह पे जमा भी होंगे। क्या, ऑस्टियोक्लास्ट जो है यहाँ पर बनेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट, ये सेल्स भी देखें, इन सेल्स का बड़ा अहम किरदार है। ये हड्डियों के सेल्स को बनाने वाले हैं, इसलिए इनको भी तो बनना है और इनको बनाने वाले सेल्स भी मौजूद हैं। तो इनकी भी मुसलसल फॉर्मेशन हो रही होगी, ये भी मुसलसल बन रहे होंगे और ये भी मुसलसल जमा हो रहे होंगे। ठीक है, यही एक जगह पे जमा होंगे तभी तो हड्डी बनेगी। अच्छा, इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट जो है, ये वाले सेल भी आएंगे दोबारा, इनकी भी फॉर्मेशन होगी और इनकी भी एकोमोडेशन होगी। और तीसरे नंबर पे कैपिलरीज जो है, ये भी तो बनेंगी क्योंकि ब्लड भी तो आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और कैपिलरीज स्टार्ट्स, इनकी मेकिंग शुरू हो जाएगी इन तीनों चीज़ों की और इनकी एकोमोडेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा इसमें, जो ऑस्टियोक्लास्ट है, मैंने कहा था ना कि कार्टिलेज को निकलना है इसमें से, ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये रिप्लेस करेगी किसको, कार्टिलेज को, इस कुरकुरी हड्डी को, इनटू बोन। ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये रिप्लेस करेगी कार्टिलेज को, जो है वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। इसका काम ब्रेक डाउन करना है भाई। जब कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसकी जगह पर अब जो ये वाले सेल हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, रिप्लेस कार्टिलेज विद बोन। अब ये टूट चुकी है, टूट फूट जो गई है कार्टिलेज, अब ऑस्टियोब्लास्ट का काम है कि इसकी जगह पर इनको रिप्लेस किया जाए, कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाए, ब्रोकन कार्टिलेज को, इसको ये कहना बेहतर है, ब्रोकन कार्टिलेज को रिप्लेस करना विद बोन, बोन्स के साथ। ये जो काम होगा 4 से 5 हफ्ते में मुसलसल चलता रहेगा और फाइनली छठे हफ्ते में जाके ये बिल्कुल काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लड क्लॉट भी ख़त्म हो जाएगा। ये कैलस जो है ये ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा किसके अंदर, ये कैलस जो है ये कन्वर्ट हो चुका होगा किसके अंदर, बोन के अंदर। बिल्कुल बोन के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा कैलस, और वो जो पेरियोस्टियम जो है इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, पेरियोस्टियम में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो छठा हफ्ता शुरू हो गया, पूरी बोन बना देते हैं हम, बिल्कुल बेहतरीन बोन बन गई। इसकी जगह पे पहले क्या था, कैलस, कैलस की जगह पे पहले क्या था, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट ख़त्म, कैलस, कैलस आया, कैलस ख़त्म, बोन बन गई और उसके ऊपर ये थिन लेयर प्रोस्टियम भी आ गई। ठीक है भाई, तो ये पूरा प्रोसेस था इसका। बहुत स्लो मुझे जाना पड़ा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो समझानी पड़ी हैं आपको, तभी जाके ये आपको हीलिंग प्रोसेस जो है वो समझ में आया। अब ज़रा दूसरा पार्ट देखते हैं कौन सा है, मिटा दूँ इसको। जो बच्चे लेक्चर नोट कर रहे हैं ना उनको तो सही तरह से समझ में आ भी रहा होगा, बिल्कुल तसल्ली से वो नोट भी कर रहे होंगे वीडियो रोक रोक के कि कोई पॉइंट यार मिस ना हो जाए।
अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने कहा था हम एक और टॉपिक को देखेंगे। ये कौन सा हमारे पास टॉपिक है? ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन। ये अपनी बुक खोलें तो पेज नंबर आपको 74 पे टॉपिक नज़र आएगा। जॉइंट्स भी इसी पेज पे नज़र आ जाएगा। इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे इंशाल्लाह। ह्यूमन स्केलेटन दूसरा पॉइंट है। इसमें सारी ड्राइंग है, उसके बगैर ये आपके सर पे से गुजर जाएगा। ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन आपकी बॉडी के दो हिस्से हैं, सर से लेके पेट तक, या जिसको हिप जॉइंट कहते हैं। ठीक है। कूल्हे की हड्डी यहाँ तक। कूल्हे की हड्डी कहाँ से शुरू हो रही है? ये बैकबोन जो पीछे से निकल रही है और यहाँ तक आ रही है, बैक तक। ठीक है। तो एक तो ये पोर्शन हो गया, आसान लफ्ज़ों में कहें सर से लेके पेट तक, और पेट से नीचे क्या है? दो टांगे हैं आपकी। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ह्यूमन स्केलेटन को। ठीक है। एक तो द एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बना है, तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, वरना सब भूल जाएंगे आप। द एक्सियल स्केलेटन। और पेज जो है ना, इसी तरह का लैंडस्केप होना चाहिए। इस तरह से पेज रखें, यूं ऐसे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। और दूसरा जो स्केलेटन है, द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है भाई। एक द एक्सियल स्केलेटन हो गया, दूसरा क्या हो गया? अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, तीन नाम यहाँ पर। स्कल, खोपड़ी आ जाती है आपकी। ठीक है। ये खोपड़ी जो है, जिसके अंदर ब्रेन है, ये आपकी खोपड़ी आपको पता होना चाहिए 22 हड्डियों से मिलकर बनती है, 22 बोन। आपको पता है 206 हड्डियां हैं इंसानी जिस्म में। मेरी मालूमात के मुताबिक 206 हड्डियां हैं इंसानी जिस्म में। तो 22 हड्डियां तो सिर्फ इस खोपड़ी के अंदर हैं, स्कल में। उसके अलावा रिब केज। रिब केज, केज जो है वो पिंजरे को कहते हैं, रिब केज। ये जो आपका सीना है और यहाँ पर जो पसलियाँ हैं आपकी, ठीक है, तो इन सारी पसलियों को कलेक्टिवली रिब केज कहा जाता है। ये इस तरह की, और इस तरफ ये। ठीक है। तो ये एक बोन हो गई, ये दूसरी पसली हो गई, ये तीसरी पसली हो गई, और ये चौथी पसली हो गई। इस तरह से ये लेफ्ट साइड से, यहाँ से पसली एक जा रही है, एक पसली यहाँ से जा रही है, और ये जो यहाँ से पसली आ रही है और जो यहाँ से जा रही है, ये बीच में एक बड़ी सी बोन से अटैच हो रही हैं, जो सेंटर में सिंगल बोन है। ठीक है, इसका ध्यान में रखें। ये सिंगल बोन जो है, इसको स्टर्नम कहा जाता है, स्टर्नम। तो ये सिंगल बोन जो स्टर्नम है, और उससे ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर पसलियाँ कनेक्ट हो रही हैं और राइट हैंड साइड से भी पसलियाँ कनेक्ट हो रही हैं, इस स्टर्नम और इन पसलियों को, इन रिब्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिब केज। और इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं? 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स प्लस 1 स्टर्नम, 1 स्टर्नम। नोट कर लीजिए। अब मैंने 12 पेयर्स की बात की है, तो ये एक पेयर बनेगा इस तरह से। ये एक पेयर हो गया, लेफ्ट साइड वाली रिब, राइट हैंड साइड वाली रिब, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। यानी कि टोटल 12 पेयर्स हैं, तो इसका मतलब 24 पसलियां हैं, 24 रिब्स हैं, और बीच में ये सेंटर में एक बड़ी सी जो है वो रिब मौजूद है, जिसको स्टर्नम कहते हैं। इसी से ये सब आके कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सब बीच में सेंटर से इससे कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है भाई। तो ये एक्सियल स्केलेटन आपका बन रहा है, मत भूलिएगा। तीसरी चीज़ जो आपकी बन रही है एक्सियल स्केलेटन के अंदर, वो आपकी बैकबोन बन रही है, रीढ़ की हड्डी बन रही है। क्या बन रही है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। मिटा दूं इसको?
वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। आपकी रीढ़ के हड्डी के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 26 हड्डियां हैं, इस तरह की है ना, रिंग शेप्ड की हैं, ये बैकबोन कहलाती है ना आपकी। तो ऐसी, और इंडिविजुअल इन सर्कुलर बोन्स को वर्टेब्री कहा जाता है, याद आया? वर्टेब्री, मैंने पहले भी बताया, इनको वर्टिब्री कहा जाता है, इंडिविजुअल इन बोन्स को। और ये कितनी है? 26 है। और ये क्या बना रही है? वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी बना रहे हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं इसको, स्पाइन भी कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। नोट कर लें, एमसीक्यूज में किसी तरह भी पूछा जा सकता है। तो आपका एक्सियल स्केलेटन जो बनाने वाले हैं वो क्या है? स्कल है, रिब केज है और वर्टिब्रल कॉलम है। अब द अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखने से पहले आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में बचता क्या है। सर हो गया, पसलियां हो गई, बैकबोन हो गई, क्या बचा भाई? हाथ बचे, शोल्डर बचे, पाँव बचे, यही बचा ना, आपके हाथ, आपके पाँव, आपके शोल्डर और आपके हिप जॉइंट्स, ठीक है, ये बचे। अभी इसको देखते हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन बनेगा, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो 2 किस्म का है, यहां पर मैं लिख देता हूं। एक वो है जो कि लिम्स बना रहा है, ठीक है। लिम्स का मतलब ये होता है हाथ पैर, कलेक्टिवली इनको लिम्स कहा जाता है, यानी कि हाथों को और पैरों को लिम्स कहा जाता है। तो ये जो हैं आपके हाथ पैर, हाथों को जो है वो क्या कहा जाता है? 4 लिम्स, यानी कि आपके हाथ 4 लिम्स, और आपके पैर जो हैं उनको हाइंड लिम्स कहा जाता है, हाइंड लिम्स, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। इनके अंदर अभी बड़ी डिटेल बाकी है, मुझे ये पूरा जो ना शॉर्ट कम पड़ जाएगी जगह। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक तो लिम्स हो गई जो 2 कैटेगरी की हो गई, साथ साथ नक्शा बना रहे हैं ना आप, ये साथ साथ नक्शा बना है, वरना परेशानी हो जाएगी आप। दूसरी जो है अटैचमेंट्स ऑफ इट टू एक्सियल, अटैचमेंट, इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स भी हैं, अटैचमेंट्स विद एक्सियल स्केलेटन। अटैचमेंट से मतलब ये है कि कुछ ऐसी हड्डियां जो कि अटैच करने का काम कर रही हैं, जोड़ने का काम कर रही हैं, किसको? इन दोनों को। ये जो लिम्स हैं आपके हाथ जो हैं उनको जोड़ने का काम कर रही हैं, किससे? एक्सियल स्केलेटन से। और आपके पाँव जो हैं इनको जोड़ने का वो हड्डियां काम कर रही हैं आपके एक्सियल स्केलेटन से, इसीलिए इनको कहा जाता है अटैचमेंट्स। और इनमें क्या क्या आ जाती हैं? आपकी कौन सी हड्डियां? शोल्डर की हड्डियां आ जाती हैं, और आपके हिप जॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे, वैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसकी तफसील देख लीजिए। जो आप अटैचमेंट्स हैं ये 2 तरह के हैं, यहाँ मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इसको सर्किल कर दूं ताकि आसानी हो जाए आपको। क्या है ये? पेक्टोरल गिर्डल, यानी कि आपका शोल्डर, पेक्टोरल गिर्डल, आपके शोल्डर की हड्डियां, ठीक है, ये अटैच हुई हुई हैं एक्सियल से, स्कल से, बैकबोन से भी, इनको पेक्टोरल गिर्डल कहा जाता है। दूसरा पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, ये पेल्विक गिर्डल जो है इसमें क्या आ जाता है? आपके शोल्डर की हड्डियां पेक्टोरल गिर्डल में, और पेल्विक गिर्डल में आपकी हिप जॉइंट्स आ जाते हैं, हिप जॉइंट्स आ जाते हैं। अब इनके नीचे, अब गड़बड़ मत कीजिएगा, पेक्टोरल गिर्डल जो है आपका शोल्डर की जो हड्डियां हैं वो 3 किस्मों की हैं। अब जगह नहीं है, मैं उनको ऊपर लिखूंगा, लेकिन आप नीचे इसी तरह, आपके पेज पे नीचे जगह होगी, आप जो है इसको इसी तरह नीचे ले जाइएगा। मैं तो नीचे नहीं ले जा सकता, स्पेस कम है, ठीक है, हो सकता है यहाँ बना के मैं इसको दोबारा लिख लूँ। इसी तरह पेल्विक गिर्डल जो है, हिप जॉइंट्स जो हैं, इसकी भी
3 हड्डियां हैं। इसकी पेक्टोरल गिर्डल की 2 हड्डियां और हैं आपके शोल्डर की, और हिप जॉइंट्स जो हैं इसकी 3 हड्डियां हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा अलग से। अब ज़रा इनको इसी तरह लिम्स जो हैं 4 लिम्स, इसमें मज़ीद आपके हाथों की जो हड्डियाँ हैं बोन्स हैं उनकी डिटेल आएगी, और आपके पैरों की जो हड्डियाँ हैं उनकी डिटेल आएगी। ये याद रहे। अब मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ये सब बन गया। अब आगे चलते हैं, मिटा दूँ इसको। मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये 4 लिम्स, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 4 लिम्स। आप तो नीचे इसी तरह कंटिन्यू करके रखिएगा 4 लिम्स। आपके हाथों की जो हड्डियां हैं इसमें कौन कौन सी हड्डियां आ जाती हैं? सबसे पहली ये बड़ी वाली हड्डी शोल्डर से जो नीचे जा रही है, इसको ह्यूमरस कहा जाता है। ठीक है, इससे नीचे आए तो फिर यहाँ आपके ये जो है आपका एल्बो, कोहनी जो है, यहाँ से एक हड्डी नहीं जा रही है। आपको लग रहा है कि एक हड्डी जा रही है, एक नहीं जा रही है, 2 जा रही हैं। इस तरह से एक ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है। ये आगे जाके सिंगल हो जाती हैं और इस तरह से ये आपकी कलाई बनती है। देखें, नज़र आ रहा है आपको? इस तरह से आपकी जो है वो कलाई बनती है। तो ये 2 हड्डियां जो हैं इनको क्या कहा जाता है? एक को रेडियस कहा जाता है और दूसरे को अल्ना। ठीक है भाई। इसके अलावा फिर क्या होगा? इसके बाद ये जो है आपकी रिस्ट कलाई आ जाती है। उसके बाद उंगलियों से पहले का भी एक पोर्शन है। ये उंगलियां तो यहाँ होती हैं ना, कितनी हो गई? 6 हो गई, सॉरी भाई। ये जो पोर्शन है ये यहाँ भी कुछ हड्डियाँ होती हैं, आप देख भी सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर भी हड्डियाँ हैं। उसके बाद ये फिंगर्स जो हैं शुरू होती हैं। तरतीब जहन में रखें। उससे पहले क्या है? रिस्ट है, कलाई है। यहाँ पर अल्ना और रेडियस, ये 2 हड्डियाँ तो आ चुकी, अल्ना और रेडियस। उसके बाद ये रिस्ट कलाई आ जाएगी। इसमें 8 हड्डियाँ हैं, इसको हम कहेंगे कार्पल। कार्पल, कार्पल, इसमें 8 हड्डियाँ हैं। नोट कर रहे हैं साथ साथ। फिर ये वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, कलाई से ऊपर ये वाला। इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल। यहाँ 5 हड्डियाँ हैं, मेटाकार्पल, यहाँ पर 5 हड्डियाँ हैं। और उसके बाद ये जो आपकी उंगलियाँ हैं इसमें 14 हड्डियाँ हैं, 14 बोन्स हैं यहाँ पर, और इनको फैलेंजिस कहा जाता है। यही फैलेंजिस जो है वो नाम उसमें भी आएगा, 14। ठीक है भाई। तो ये 4 लिम्स की कहानी निमट गई। अब हाइंड लिम्स को देखें तो हाइंड लिम्स, ये आपके पैर जो नीचे जा रहे हैं, आपकी थाइस, घुटने, टखने, और ये पैर का पंजा। अब इनको ज़रा देखें। हाथों को तो हमने देख लिया। इसमें हमारे पास क्या है? हाइंड लिम्स। अब हाइंड लिम्स बनाऊं कहाँ पे? मैं स्पेस ही नज़र मिलनी मेरे। चलो यहाँ पे बनाता हूँ हाइंड लिम्स को। हाइंड लिम्स यानी कि आपके पैरों की जो हड्डियाँ हैं, टांगों की जो हड्डियाँ हैं, इनमें कौन कौन सी आएंगी? ये वाला सेकंड वाला, ये हाइंड लिम्स को अब हम देख रहे हैं। मज़ीद नीचे जा रहे हैं। अब इसमें फीम्योर, सबसे पहली जो हड्डी है इसके अंदर, फीम्योर, ये लॉन्गेस्ट बोन कहलाती है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। ठीक है, आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है ये, सबसे लंबी बोन। ये जो आपकी रान की है, आपकी थाई की जो है वो बोन है। ठीक है भाई, इसको फीम्योर कहा जाता है। दूसरी जो बोन है, अब यकीनन यहाँ पर भी यही सिस्टम है, टिबिया है। जिस तरह हमने हाथ में देखा था यहाँ पर इधर कि यहाँ 2 हड्डियाँ हैं असल में, तो इसी तरह आपका जो घुटने से नीचे जो मामला है वहाँ पर भी 2 हड्डियाँ हैं। एक टिबिया कहलाता है और दूसरी हड्डी पटेला, सॉरी पहले पटेला आएगा, पटेला, और दूसरी हड्डी जो है वो टिबिया। अब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह आप यहाँ से चले थे, कोहनी आई थी, ये हड्डी आई थी और ये कलाई आई थी, बिल्कुल इसी तरह आपकी थाई, रान है, फिर नी, घुटना है,
उसके नीचे टखना है, और उसके नीचे पैर शुरू होने से पहले जो यहाँ सिस्टम है ना, बिल्कुल देखें, इसको समझ लिया ना आपने, पैर को समझ जाएंगे। कलाई है, कलाई की हड्डियाँ, और उसके बाद ये वाली हड्डियाँ, और उसके बाद ये उंगलियाँ। 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। पैरों का भी यही सिस्टम। तो ये कब शुरू होगा? टिबिया हो गया, फिब्यूला हो आएगा इसके बाद, फिब्यूला, थोड़ा सा फर्क है, फिब्यूला, ठीक है। 5वें नंबर पर फेम्यूर हो गया, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स। अब देखें आप, ये 7 हड्डियां बनाता है टार्सल्स। अब इससे आप पहचान जाएंगे। कार्पल्स आपकी रिस्ट, कलाई की हड्डियां, मेटाकार्पल्स 5 हड्डियां ये वाली, और फेलेंजिस 14 हड्डियां ये उंगलियों की। अब इसकी तरतीब देखें और ये आपको अभी याद हो जाएगा, ये वाला, और यहाँ पर ये जो 7 लिखा हुआ है टार्सल, समझ जाइए कार्पल्स और टार्सल्स मिलते जुलते हैं, साथ साथ याद भी हो रहा है। 6ठे नंबर पे देखते हैं क्या है हमारे पास, मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स, ये कितनी हड्डियां हैं हमारे पास मेटाटार्सल्स? ये 5 हड्डियां हैं। और इसके नीचे 7वें नंबर पे यहाँ मेटाकार्पल्स था, 5 हड्डियां, यहाँ मेटाटार्सल्स हैं 5 हड्डियां, यहाँ फेलेंजिस, अब उंगलियों की हड्डियां 14 हैं, और पाँवों की उंगलियों की हड्डियां फेलेंजिस सेम यहाँ पर है, ये भी 14 है, 14 है, ठीक है भाई। 4 लिम्स भी निमट गई, हाइंड लिम्स भी निमट गई। अब देखते हैं हमारे पास और क्या है इसमें। अच्छा, अब ज़रा पेक्टोरल गिर्डल, शोल्डर की जो 2 हड्डियां हैं, और पेल्विक गिर्डल, ये आपके हिप्स जॉइंट्स हैं, यहाँ की 3 हड्डियां हैं। ये किस में आ रहे हैं भूलिएगा मत, ये आ रहे हैं अटैचमेंट्स विद एक्सियल स्केलेटन। ये वो अटैचमेंट्स हैं जो कि अटैच कर रहे हैं लिम्स को, किससे? एक्सियल स्केलेटन से, एक्सियल स्केलेटन से, जिसमें आपका स्कल आ जाता है, बैकबोन आ जाती है, और क्या, रिब केज आ जाता है, ठीक है। आगे चलें, अब इसको मिटाता हूँ, पेक्टोरल गिर्डल, और इसको लिख लूँ, फिर जॉइंट्स की तरफ चलेंगे। पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है भाई, ये रहा, ये क्या है? शोल्डर। यहाँ पर 2 ही हड्डियाँ हैं, नंबर 1 कौन सा? स्केप्यूला, नोट कर लें, और दूसरी हड्डी जो है वो क्लेविकल है, क्लेविकल, ठीक है भाई। पेक्टोरल गिर्डल शोल्डर की हड्डियाँ हो गई। हिप जॉइंट की हड्डियाँ देख लें, पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, इसमें हमारे पास 3 हड्डियाँ आ जाती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इलियम है, ILEUM, इलियम। इस्चियम, इस्चियम या इस्कियम, वल्लाह आलम भाई, इस्कियम, ये भी आई से शुरू है। और उसके बाद प्यूबिस, PUBIS, प्यूबिस, ठीक है भाई। तो ये आपका ह्यूमन स्केलेटन जो है वो निमट चुका आज। प्यूबिस, इसका नाम प्यूबिस है या यही है? हाँ, प्यूबिस ही है, ठीक है भाई। अब ज़रा जॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं ज़रा उनको भी डिस्कस कर लें। उनके लिए भी ऐसा ही एक मैप बनेगा, पूरा का पूरा मैप बनाऊंगा, साथ साथ आप बनाते रहें। माइक को चेक कर लूँ, हाँ सही जगह पर है, सही है, मिटा दूँ इसको। जॉइंट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, जॉइंट्स का काम क्या है?
आपकी हड्डियों को, दोनों हड्डियों को जोड़ना इनका काम है। ठीक है भाई। ये बुनियादी तौर पर दो किस्मों के होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। दोबारा लैंडस्केप पेपर ले लें और साथ साथ मेरे ड्राइंग करते रहें। ये बड़ा आसान तरीका है, इसमें आपको बड़े अच्छे से समझ भी आ जाता है और याद भी हो जाता है। इमूवेबल जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, और मूवेबल जॉइंट्स। देखें, जॉइंट का काम है दो हड्डियों को जोड़ना। आपके स्कल में 22 हड्डियां हैं, 22 बोन्स हैं, तो वहाँ पर भी तो जॉइंट होंगे। लेकिन क्या आपका स्कल हरकत कर सकता है? जैसे ये हाथ हरकत कर रहा है, ये हाथ जो हरकत कर रहा है जॉइंट्स की वजह से कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं ये फिक्स्ड जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स। ये हरकत नहीं कर सकते। इनमें कौन कौन सी हैं? जॉइंट्स वेयर बोन्स आर फिक्स्ड, ऐसे जॉइंट्स जहां पर बोन्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, इनको फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। इनकी दो कैटेगरी हमारे पास आ जाती हैं। 8 बोन्स ऑफ स्कल, 8 बोन्स हैं आपकी, 8 बोन्स ऑफ स्कल, 8 बोन्स हैं स्कल की जहाँ पर इमूवेबल जॉइंट्स हैं, और 3 बोन्स ऑफ पेल्विक गिर्डल, 3 बोन्स ऑफ पेल्विक गिर्डल। याद आया? पेल्विक गिर्डल अभी हमने देखा था, कौन सा है पेल्विक गिर्डल? दो गिर्डल थे ना हमारे पास। हमारे पास जो पेल्विक गिर्डल था ये था हिप जॉइंट वाला आपका, पेक्टोरल गिर्डल था वो था आपका शोल्डर्स का। तो आपके हिप जॉइंट्स में 3 हड्डियां हैं और वहाँ पर इमूवेबल जॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है भाई, या फिक्स जॉइंट्स। इनकी तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये जो मूवेबल जॉइंट्स हैं इनकी कहानी लंबी चलेगी। इसमें 2 कैटेगरी हैं हमारे पास। फ्रीली मूवेबल, जो आसानी से मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूवेबल, आज़ादी के साथ मूव कर रहे हैं ऐसे जॉइंट्स। और पार्शली मूवेबल, जो आज़ादी के साथ मूव नहीं कर रहे बल्कि थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, पार्शली मूवेबल। आज़ादी के साथ मूव नहीं कर रहे ये जॉइंट्स बल्कि थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं। फ्रीली मूवेबल वो हैं जो कि पूरा फ्री आज़ादी के साथ मूव कर रहे हैं। ये जो फ्रीली मूवेबल है इसमें हमारे पास जो है वो ये लंबी कैटेगरी है, वो तो छोटा सा ही है। पार्शली मूवेबल उसको मैं लिख भी देता हूँ। स्टर्नम एंड रिब्स के जॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर, एक ही है सिर्फ, स्टर्नम एंड रिब्स। आपकी जो पसलियां हैं और जो स्टर्नम है सेंटर में जो बड़ी सी बोन है, यहाँ पर जो जॉइंट्स लगे हैं इनकी मदद से ये थोड़ी बहुत हरकत जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखें ना, आपका ये रिब केज थोड़ी बहुत हरकत कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रीली मूवेबल हैं इनमें हमारे पास हाइंज जॉइंट्स आ जाते हैं। हाइंज जॉइंट्स, हाइंज का मतलब होता है कब्जे। जो दरवाज़ों में कब्जे लगे हुए होते हैं ना, यहाँ पर ये, तो क्या होता है, यूँ खोला बंद किया, खोला बंद किया। आसान सी एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये हाइंज जॉइंट्स जो हैं ये वो जॉइंट्स हैं जो कि बॉडी को, बोन्स को इसी तरह हरकत दिलवा सकते हैं जैसे कि दरवाज़ा जो है वो सिर्फ हरकत करता है। दरवाज़ा या तो यूँ हरकत करेगा या यूँ हरकत करेगा, इससे ज़्यादा तो हरकत नहीं हो सकती ना दरवाजे की, डोर की। ऐसे तो नहीं ना कि दरवाजे को आप अप भी हरकत करवा लें, डाउन भी हरकत करवा लें, गोल गोल भी घुमा लें दरवाजे को, ऐसा तो नहीं होगा। दरवाजे की हरकत, डोर की हरकत फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, ये डायरेक्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये हाइंज जॉइंट्स जो हैं ये भी बोन्स को इसी तरह से हरकत देते हैं। इसमें हमारे पास हाइंज जॉइंट्स में कौन कौन से आ जाती हैं? एल्बो, आपकी एल्बो जो है ना ये, इसमें 2 किस्म के जॉइंट्स लगे हैं, मैं अभी क्लियर करूँगा। हाइंज जॉइंट्स भी लगे हैं और एक और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी है। आपकी कोहनी ये देखें, ये
दरवाजे जैसी हरकत है। अच्छा, एल्बो है, नी आपका घुटना, और तीसरा क्या है, फैलेंजेस। फैलेंजेस, ये फैलेंजेस क्या है, आपके पैर की हड्डियाँ, फुट, पैरों में जो आपके जो पाँव जो हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं, फैलेंजेस। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास मूवेबल, फ्रीली मूवेबल के अंदर जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मौजूद हैं, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें फ़र्क क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपके हिप जॉइंट आ जाते हैं और शोल्डर के जॉइंट्स आ जाते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो हैं जो हर डायरेक्शन में हरकत करते हैं। आप देखें, आपके जो शोल्डर हैं इनके जॉइंट्स को आप हरकत देते हुए अपने बाजुओं को देखें, गोल गोल भी घुमा सकते हैं ना, लेफ्ट राइट भी घुमा सकते हैं, अप एंड डाउन भी घुमा सकते हैं, गोल गोल सर्किल की शक्ल में भी घुमा सकते हैं। मैं नहीं घुमा सकता भी वरना माइक निकल जाएगा यहाँ से। ऐसे सर्किल में भी घुमा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगहों पे मौजूद होते हैं, हर डायरेक्शन में आपकी हिप्स में लगे हुए होते हैं ये। इसीलिए आपके पैर जो हैं ये भी देखें, पूरी टांग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ घुटने की बात नहीं कर रहा, ये फ़र्क रहा है। तो हिप्स और शोल्डर में ये जॉइंट्स लगे हुए होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास बनती है वो पिवट जॉइंट की है। पिवट जॉइंट, पिवट का काम क्या होता है, किसी चीज को सर्किल में घुमाना। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये तकरीबन हर डायरेक्शन में आपकी बॉडी के बोन्स को हरकत दे लेते हैं, ठीक है, लेकिन 100% नहीं दे सकते, यहाँ भी थोड़ा सा लिमिट है। लेकिन ये पिवट जॉइंट जो है ये सर्किल में घुमा सकती है बोन्स को। ये पिवट जॉइंट जहाँ लगा होगा वहाँ सर्किल में घूमेगी, क्योंकि पिवट वर्ड का मतलब ही होता है, पिवट उसी चीज़ को कहा जाता है जो किसी दूसरी बॉडी को रोटेट करवाए, घुमाए सर्किल में। ठीक है भाई। इसमें आपका एल्बो जॉइंट आ जाता है। मैंने कहा था ना कि आपके एल्बो में एल्बो जॉइंट ये पिवट जॉइंट कहलाता है। मैंने कहा था ना कि आपके एल्बो में ये हाइंड जॉइंट्स भी आपके, आप यूं भी हरकत कर सकते हैं और इसी तरह ये सर्किल में भी हरकत कर सकते हैं। तो ये पिवट जॉइंट जो है ये एल्बो में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एल्बो जो है ये दो तरह की हरकत कर सकते हैं इन दो जॉइंट्स की वजह से। यहाँ थोड़ा सा मिटा दूँ वरना फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये मिटा देता हूँ। आप अपने पेज पे इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाके लिख सकते हैं, पर मेरे पास जगह नहीं है। 3 जॉइंट्स मैंने मूवेबल लिख दिए हैं। चौथा जॉइंट जो है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। और 5वां जो जॉइंट है वो हमारे पास स्लाइडिंग जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड किसको कहते हैं, फिसलने को। स्लाइड किसको कहते हैं, वो भी फिसलने को कहते हैं। आप बोलेंगे सर अजीब बात है, ग्लाइड का मतलब भी फिसलना है और स्लाइड का मतलब भी फिसलना। भाई स्लाइड में आप मुसलसल दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में, जैसे ये यहाँ से यहाँ स्लाइडिंग हो रही है, ये स्लाइडिंग हो रही है, इन कांटेक्ट सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट। लेकिन ग्लाइडिंग में क्या हो रहा है, कभी स्लिप तो हो रहा है लेकिन कभी हवा में उड़ रहा है, फिर सरफेस से टकरा रहा है, यूं यूं यूं, इस तरह से इसको कहते हैं ग्लाइडिंग। तो इसी तरह का तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग में फ़र्क है। स्लाइडिंग में कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट सरफेस के साथ, ग्लाइडिंग में सरफेस से कांटेक्ट में भी आ रहा है, हट भी रहा है। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो हैं इनमें आपके ये वर्टिब्री जॉइंट्स आ जाते हैं। वर्टिब्री जो आपकी रीढ़ की हड्डियों के अंदर जॉइंट्स हैं, वर्टिब्री के अंदर जो जॉइंट्स हैं इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जाता है। और आपकी कलाई में जो, आपकी कलाई में रिस्ट में जो मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं, जॉइंट्स मौजूद हैं, उनको स्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है भाई। तो ये सपोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 3 हो चुका।
केमिस्ट्री वाले बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह केमिस्ट्री जो है उसकी भी मैं कंटिन्यू करूँगा, परेशान मत हो, पूरी कोशिश है। विंटर वेकेशंस आ रही हैं, कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, वैसे भी कहीं नहीं जाता, काम ही यही है अपना, ठीक है। यही घर वाले हैं, यही दोस्त हैं, यही अहबाब हैं, सब यही है मेरा, जो कुछ भी है जो यहाँ पर है आपके लिए, ठीक है। तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, दिन रात करके वीडियोस जितनी बना सकता हूँ ताकि आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।